हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ध्यान से एक एक चीज सुनिए और समझिए। सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। देखिए, सपोज मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने क्रेडिट सेल करी मिस्टर बी को, ठीक है। अब मिस्टर ए ने जब क्रेडिट सेल करी मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी ने कहा कि आई विल पे आफ्टर 3 months। मैं आपको पेमेंट करूंगा बट 3 महीने के बाद करूंगा। बात समझ में? अब ऐसे कैसे विश्वास कर लिया जाए मिस्टर बी के ऊपर कि वो 3 महीने बाद पेमेंट कर ही देंगे? कोई एविडेंस तो होना चाहिए। तो मिस्टर ए ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाकर मिस्टर बी को भेजा। एक डॉक्यूमेंट भेजा मिस्टर बी को। उस डॉक्यूमेंट में बेसिकली क्या है, डिटेल्स ऑफ सेल एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट। टर्म्स ऑफ पेमेंट यही कि वो 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। और उन्होंने बोला मिस्टर बी को कि भैया आप इस डॉक्यूमेंट को साइन कर दो, ठीक है। मिस्टर बी ने उस डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया। अब ध्यान से देखें, जैसे ही मिस्टर बी ने उस डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया, वो डॉक्यूमेंट जो है आफ्टर साइन बन गया बिल्स पेबल, या आप कहो से अभी सिंपल वर्ड्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बट जब तक मिस्टर बी ने उसे साइन नहीं किया था, बिफोर साइन, वो डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह का क्या था, ड्राफ्ट था। आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज उस डॉक्यूमेंट को कब बोलोगे, जब मिस्टर बी से क्या कर देंगे, साइन कर देंगे। साइन कर देंगे, या उसको मैं दूसरे वर्ड में बोलूं, एक्सेप्ट कर लेंगे। बिफोर द साइन ऑफ मिस्टर बी इट इज जस्ट एन ड्राफ्ट। समझ में आई बात? मिस्टर बी ने सेंड करके वो भेज दिया मिस्टर ए को। बात समझ में? अब वो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो मिस्टर ए के लिए कहलाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मिस्टर ए के लिए वो कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल। जबकि मिस्टर बी के लिए वो कहलाएगा बिल्स पेबल। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है उसको लिखने के भी तरीके अलग अलग हैं। फ्रॉम मिस्टर ए पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी बिल्स रिसीवेबल एंड फ्रॉम मिस्टर बी पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी बिल्स पेबल। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है जी। अच्छा, ये चार्ट आप बना लीजिएगा। एंड अगर आप यहाँ पर देखें, कैन आई से कि मिस्टर ए ने क्रेडिट सेल करी था मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी जो है वो कौन हुए, डेटर, क्योंकि उन्होंने पेमेंट करनी है। यस और नो? और क्रेडिट सेल जब करी थी, डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं, बी को जब सेल करी तो बी कौन बन गया था, डेटर। और ए कौन है, क्रेडिटर। भाई ए जो है वो बी को क्या बोलेंगे, डेटर, पैसे लेने। बी जो है ए को क्या बोलेंगे, क्रेडिटर, क्योंकि पैसे देने हैं। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो 1 मार्क का बनता है वो ये, इन्होंने क्रेडिट सेल करी डेटर को, इन्होंने क्रेडिटर डॉक्यूमेंट भेजा। डॉक्यूमेंट जब तक साइन नहीं हुआ था, ड्राफ्ट था। साइन होने के बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बी के लिए बन गया बिल्स पेबल और ए क्या कहलाएगा, बिल्स रिसीवेबल। बी कौन है अगर आप देखो, डेटर, जबकि ए कौन है, क्रेडिटर। हाँ या ना? तो एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये, क्रेडिटर होल्ड्स बिल्स रिसीवेबल, जबकि डेटर होल्ड्स बिल्स
पेबल। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली हमारा एग्ज़ाम के अंदर गलत हो जाता है, क्योंकि हम बिल्स रिसीवेबल को असेट मानते हैं और डेटर भी असेट होता है, तो सेम सेम नज़र आना लग जाता है और यहीं पर आप फंस जाते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको आप हाईलाइट करके अपनी बुक्स में सजा के लिख लीजिए। तो यहाँ तक आपको सारी बातें होपफुली समझ में आती हैं। अब देखिए, इस केस के अंदर जो बिल है वो किसने बनाया था? मिस्टर ए ने, और मिस्टर बी ने क्या किया था? उसे साइन किया था। तो हम यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। जो बिल ड्राफ्ट करता है, जो बिल बनाता है, उसको हम बोलते हैं ड्रॉअर, और जिसने उसे एक्सेप्ट किया, साइन किया, उसको हमने क्या नाम दिया? ड्रॉई। बात समझ में आई? तो ड्रॉअर एंड ड्रॉई। ड्रॉअर कौन होता है? क्रेडिटर। ड्रॉई कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ पर ड्रॉई? डेटर। ठीक है, चलिए। अच्छा, एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया ड्रॉअर ड्रॉई होता कौन है, तो क्या लिख के आओगे? आप लिखोगे ड्रॉअर इज द पर्सन हु ड्रॉज द बिल। ठीक है, बेसिकली आप बेशक ब्रैकेट में लिख सकते हो ड्राफ्ट। ड्रॉई इज द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल। ड्रॉई वो पर्सन है जो बिल को एक्सेप्ट करता है, हु एक्सेप्ट्स द ड्राफ्ट या बिल। तो यहां तक होपफुली आपको मेरी सारी बातें A to Z कन्वे हो रही। अब एक कॉन्सेप्ट जो मैं इसके बाद करवाने जा रहा हूं आपको, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट। अब ये क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट? ध्यान से देखिए। देखिए, सपोज मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया ऑन 1st of May 2017। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ बिल है 3 months। मतलब जिन पे बिल ड्रॉ हुआ है उनको पेमेंट करनी है आफ्टर 3 months। अब 1 मई 2017, इसमें अगर मैं 3 महीने जोड़ दूं तो जो डेट निकल के आती है 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 अगस्त 2017, यही निकल के आती है। 1 मई से 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। इस डेट को हम बोलते हैं टेक्निकली कि ये हमारी ड्यू डेट है। क्या है ये? हमारी ड्यू डेट। अब इस ड्यू डेट के अंदर जब 3 days ऑफ ग्रेस हम ऐड करते हैं, एडिशनल 3 days हम अलाउ करते हैं ड्रॉई को पेमेंट करने के लिए, इसमें हम जब ऐड कर देते हैं, दैट इज 1 अगस्त 2017 में आपने क्या किया? 3 days ऐड कर दिए, तो आपके पास आ गया 4 अगस्त 2017। बात समझ में? 4 अगस्त 2017, इसको हम टेक्निकली नाम देते हैं मैच्योरिटी डेट। दैट इज 4 अगस्त 2017। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैच्योरिटी डेट क्या है, तो आप उसे बड़े प्यार से समझाएंगे, व्हेन 3 days of grace are added in due date, it results in maturity date।
ठीक है। अगर ड्रॉई पेमेंट मैच्योरिटी डेट तक नहीं करता है, उसके बाद ही ड्रॉअर जो है वो कोई लीगल एक्शन ले सकता है। ड्रॉअर कैन टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट ड्रॉई only if drawee fails to pay up to मैच्योरिटी डेट। ड्यू डेट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट। अब इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। इफ द मैच्योरिटी डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, then preceding day will be maturity date। जो preceding day है वो हमारा जो है क्या होगा, maturity date होगा। एग्जाम्पल के तौर पर bill is drawn on 12th of July। बिल हमने ड्रॉ किया 12 जुलाई को फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अगर आप इसमें ड्यू डेट निकालते हैं तो ड्यू डेट बेटा आपकी आ रही है 12 जुलाई प्लस 1 मंथ कम्स आउट टू बी 12th ऑफ अगस्त। 12th ऑफ अगस्त तक जो है आपकी क्या आ गई, ड्यू डेट। अब इसमें आपने 3 डेज जब ऐड किए मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए, तो वो आपकी क्या आई, 15th ऑफ अगस्त, विच इज अ पब्लिक हॉलीडे। आपको पता है पब्लिक हॉलीडे हमारे पास साल में 3 होते हैं। कौन कौन से पब्लिक हॉलीडे होते हैं हमारे पास? पब्लिक हॉलीडे हैं 26 जनवरी, 15th of August and 2nd अक्टूबर। वैसे अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली कोई डेट एज ए संडे बताई है तो उसको भी आप पब्लिक हॉलीडे बनाओगे, समझोगे। इफ एनी स्पेसिफिक डेट इज मेंशन एज संडे, तो यहां पर पब्लिक हॉलीडे 15th ऑफ अगस्त, तो हम कहेंगे जो हमारी मैच्योरिटी डेट है वो 15th अगस्त नहीं है, वो आपकी क्या आएगी, 14th ऑफ अगस्त, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया, इफ मैच्योरिटी डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे देन प्रीसीडिंग डे विल बी मैच्योरिटी डे। समझ में? अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज सर क्वेश्चन में गिवन होता कि 14th अगस्त इज अ संडे, जो 14th अगस्त है वो क्या है, संडे है। तो इस केस के अंदर जो आपकी मैच्योरिटी डेट है वो फिर और पीछे चली जाती, वो क्या होती, 13th ऑफ अगस्त। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो मैं नेक्स्ट बात आपको बताने जा रहा हूं, इफ मैच्योरिटी डेट इज अ इमरजेंसी हॉलीडे, वो क्या है, इमरजेंसी हॉलीडे है, देन
succeeding day will be considered। उस केस में हम succeeding day लेंगे। मतलब सपोज एग्जाम्पल आपको गिवन है बिल ड्रॉन हुआ ऑन 1 अप्रैल, ड्यूरेशन जो है बिल की वो है हमारी 3 मंथ्स, 3 महीने का बिल है, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, और आपको बोला गया 4 जुलाई इज एन इमरजेंसी हॉलीडे। इमरजेंसी हॉलीडे जैसे बैंक की स्ट्राइक्स हो गया या किसी बैंक की स्ट्राइक्स होता है जनरली, तो कि इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो जाए या गवर्नमेंट ने किसी भी स्पेशल पर्पस की वजह से हॉलीडे डिक्लेयर कर रखा है। तो नाउ इस केस के अंदर आप देखें, आपने ड्यू डेट निकाली सबसे पहले, दैट इज 1 अप्रैल प्लस 3 मंथ्स, तो वो आपका आ गया 1 जुलाई। फिर आपने उसमें 3 डेज ऐड किए, निकाला 4 जुलाई। बट क्योंकि 4 जुलाई इमरजेंसी हॉलीडे है तो आपकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 4 जुलाई ना होकर वो क्या हो जाएगी, वो आपकी होगी 5 जुलाई। वो क्या होगी आपकी 5 जुलाई। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि इमरजेंसी हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे लेना है, और अगर आपका पब्लिक हॉलीडे है तो हमें प्रीसीडिंग डे लेना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपको सीखना है मेरे साथ, इफ ड्यूरेशन ऑफ बिल इज stated in number of days then compute due date by considering days only। अब ये क्या पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से आपकी सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। सपोज एक बिल ड्रॉ हुआ 1 अप्रैल को, ड्यूरेशन आपको जो बिल की गिवन है वो आपको गिवन है 90 डेज। अब आपको बोला गया फाइंड मैच्योरिटी डेट। तो आप क्या करते हो, बीइंग अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आप कहते हो सर इसमें क्या है, 1 अप्रैल है, 90 डेज का मतलब कितना हो गया, 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स को ऐड कर दो तो 1 जुलाई आ गया, उसमें 3 दिन ऐड कर दो तो 4 जुलाई आ गया। आप ऐसे करते हो, जो कि एकदम गलत तरीका है। आप 90 डेज को अपने आप 3 मंथ्स की एजम्पशन नहीं लोगे। सर 90 डेज 3 महीने तो होते हैं, अरे भाई 91 भी हो सकते हैं, 89 भी हो सकते हैं। आपको 90 डेज में गिवन अप कैसे करना है, ध्यान से देखिए। बिल जब ड्रॉ हुआ है 1 अप्रैल को है, इसमें आप हमेशा याद रखो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज एक्सक्लूडेड। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज एक्सक्लूडेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अप्रैल के अंदर आपके पास एज सच 30 डेज होते हैं, बट क्योंकि ये बिल 1 अप्रैल का है तो आपके पास 1 दिन माइनस करके बचे कितने दिन, 29 डेज। फिर मई के आपके पास कितने दिन बचे, 31 डेज, और ये टोटल हो गए आपके 60। फिर आपको जुलाई के कितने दिन और चाहिए, सिर्फ 30 डेज और चाहिए। तो एक तरह से आपकी ये हो गए टोटल कितने, 90 डेज। तो 30 दिन आपने लिए,
इन द सेंस जो आपकी ड्यू डेट निकल कर आई वो निकल के आई क्या 30 जुलाई, जिसमें आप 3 दिन ऐड करोगे 31 जुलाई, 1 अगस्त एंड 2 अगस्त। तो आपका, अच्छा यहाँ पे भी मैंने गलत लिख दिया, क्या आ गया ये 2 अगस्त एज मैच्योरिटी डेट। अगर डेज में गिवन है तो आपको कैलकुलेशन डेज में ही करनी है और उसमें भी जो ट्रांजैक्शन डेट है उसे एक्सक्लूड करना है, मतलब 1 अप्रैल को नहीं लेना। तो अप्रैल के कितने हो गए 29 डेज, मई में 31, अब टोटल 90 चाहिए, 60 हो चुके हैं। आप देखो अगर यहाँ तक आपके 60 डेज हो चुके तो मैंने 30 और ले लिए, तो 30 जुलाई ड्यू डेट आ गई प्लस 3 डेज, दैट इज योर 2 अगस्त। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं इस पे, थोड़ा सा दे दो सर। 1 मई 2018 बिल ड्रॉ हुआ, $60 डेज उसकी ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन उसकी जो है वो कितनी है 60 डेज। अब ध्यान से देखिए कैसे करोगे, 1 मई को एक्सक्लूड करना है, तो मई में हमारे पास कितने दिन आए 31 डेज होते हैं, उसमें से 1 डे आप माइनस कर दोगे तो आपके पास बचे कितने 30 डेज। जून में होते ही कितने हैं 30 डेज, तो हो गए आपके पूरे कितने 60 डेज। तो अगर आप देखो जो आपकी ड्यू डेट आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 1 मई प्लस 60 डेज, दैट इज 30th जून। उसमें फिर आप 3 दिन ऐड करोगे, अब जून में होते ही आपके 30 दिन हैं, तो 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, तो ये आपके पास क्या आ गया 3 जुलाई 2018। तो अगर डेज में गिवन है तो कैलकुलेशन डेज में ही करना है, हाँ अगर मंथ्स में गिवन है तो फिर मंथ्स के अंदर करना है। तो होपफुली आपको ये बात भी मेरी कम्युनिकेट हो रही होगी किस तरीके से हमें सारी की सारी चीज़ें करनी। अब देखिए थ्योरी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर इतने सारे कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ। एक बार ये सारा पोर्शन हो जाए, थ्योरी विद प्रैक्टिकल है ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, फिर हम इसकी जर्नल पे भी आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है, देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो 2 तरीके का होता है, आफ्टर डेट और दूसरा आफ्टर साइट। आफ्टर साइट और आफ्टर डेट में क्या डिफरेंस है, अगर आफ्टर साइट है इसका मतलब ड्यू डेट विल बी कंप्यूटेड फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। हम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से आप यहां पर ड्यू डेट कंप्यूट करेंगे, और अगर आफ्टर डेट है तो ड्यू डेट विल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट बिल इज ड्रॉन। अभी तक आपने जितने मेरे साथ केस किए सब में मैंने आफ्टर डेट ही लिया है, आफ्टर साइट कहीं भी नहीं लिया। बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन तो हम आफ्टर डेट ही लेंगे, आफ्टर साइट तो अगर क्वेश्चन में गिवन है तभी लेना है। एग्जांपल दूं मैं आपको इसके ऊपर, ध्यान से देखिए। बिल ड्रॉ हुआ 1 अप्रैल 2017 को, बिल एक्सेप्ट हुआ 10 अप्रैल 2017 को, ड्यूरेशन 1 मंथ है। तो अगर ये बिल मैंने बोला फाइंड मैच्योरिटी डेट इफ केस 1 बिल जो है वो क्या है आफ्टर डेट, केस 2 बिल जो है वो क्या है आफ्टर साइट।
और कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लेना है, आफ्टर डेट। केस वन तो आप पक चुके हो कर करके, 1 अप्रैल 2017 प्लस 1 मंथ कितना आएगा, 1 मई प्लस 3 डेज तो कितना आ गया, 4 मई। केस 2 के अंदर हम कब से लेंगे, 10 अप्रैल से, क्योंकि आफ्टर साइट है। आफ्टर साइट मतलब आफ्टर एक्सेप्टेंस, 1 मंथ तो 10 में प्लस 3 डेज तो ये आपका क्या आ गया, 13 मई। तो आपको ये टर्म्स भी क्लियर हो गए, आफ्टर डेट और आफ्टर साइट दोनों के बीच में हमारा क्या डिफरेंस होता है। तो अभी तक मैंने देखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, डेटर बीपी होल्ड करता है, क्रेडिटर बिल्स रिसीवेबल होल्ड करता है, और किस तरीके से ड्यू डेट निकलती है, मैच्योरिटी डेट निकलती है, सारे सर्कमस्टांसेस जो है वो एक एक करके हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, एक वर्ड होता है इंडोर्समेंट। ये इस पार्ट के अंदर मैं लास्ट टॉपिक आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम रेस्ट ऑफ द चीजें कवर अप करेंगे। चलिए, एंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है, जैसे मिस्टर ए के पास, मिस्टर ए ने सेल करी मिस्टर बी को, तो मिस्टर ए ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया, जिसे मिस्टर बी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। इनके लिए क्या बन गया, बिल्स पेबल, और ए के लिए क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अब सपोज ए ने मिस्टर सी को पेमेंट करनी थी, मिस्टर ए ने पेमेंट करनी थी मिस्टर सी को, तो मिस्टर ए ने मिस्टर सी को पेमेंट करनी थी, तो मिस्टर ए ने मिस्टर सी को बोला कि भाई साहब मुझे, सपोज ये मैं बिल का अमाउंट भी लिख देता हूं 10,000 रुपए, ठीक है, और मैंने यहां लिख दिया मिस्टर ए हैज टू पे 10,000 टू मिस्टर सी। तो मिस्टर ए ने एक ऑप्शन रखा मिस्टर सी के आगे कि सर ये बिल जो है ना ये आप रख लो अपने पास और ड्यू डेट पे जाके मिस्टर बी से पेमेंट ले लेना। मिस्टर सी इस चीज पे एग्री कर गए। मिस्टर सी ने कहा ठीक है आप मुझे ये बिल दे दो, मैं ऑन ड्यू डेट जो पेमेंट है वो किससे ले लूंगा, मिस्टर बी से ले लूंगा। ठीक है, तो यहां पर जो मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ट्रांसफर्ड द बिल टू मिस्टर सी नोन एज इंडोर्समेंट। इसको हम ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट। यहां पर मिस्टर ए को बोला जाएगा इंडोर्सर, जबकि मिस्टर सी को बोला जाएगा इंडोर्सी। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों बताया, अगर आप देखें इसके पीछे एक रीजन और भी था। बिल किसने ड्रॉ किया, मिस्टर ए ने। बिल एक्सेप्ट किसने किया, मिस्टर बी ने। बट बिल होल्ड कौन कर रहा है, मतलब बिल है किसके पास, मिस्टर सी पे। मतलब मिस्टर सी यहां पर कैन आई से हु विल रिसीव द पेमेंट, या पर्सन रिसीविंग द पेमेंट लिख देता हूं, पर्सन हु विल रिसीव द पेमेंट कौन है, मिस्टर सी है। तो यहां पर हम ए को क्या बोलते हैं, ड्रॉर, बी को बोलते हैं ड्रॉई, और सी को बोलते हैं पे। पे कौन होता है, पे वो पर्सन होता है हु विल रिसीव द पेमेंट।
तो मिस्टर सी यहाँ पर इंडोर्सी भी हैं एज वेल एज पे भी। बट सपोज ए ने बिल ड्रॉ किया बी को, ठीक है, ए ही पास बिल है तो क्या कहलाएगा, बिल रिसीवेबल। बी के लिए क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल। अब यहां पर ए ड्रॉअर है, ध्यान से समझिए जरा जो बता रहा हूं, और बी कौन है, गुड, ड्रॉई। अब ए ने अगर बिल ट्रांसफर नहीं किया तो पेमेंट भी ए को ही मिलेगी ड्यू डेट पे। तो यहां पर ए दोनों है, ड्रॉअर भी है और पेई भी है। पेई वो पर्सन है जिसको पेमेंट मिलेगी। अगर बिल इंडोर्स किया है तो पेई कोई और होगा, अगर इंडोर्स नहीं किया, ट्रांसफर नहीं किया, तो ड्रॉअर और पेई क्या होंगे, सेम। तो एक चीज आपको और समझ में आई, पेई will be drawer if bill is not endorsed। अगर हमने बिल को इंडोर्स नहीं किया तो जो पेई है वो कौन होगा, ड्रॉअर होगा। बट वो नहीं होगा अगर बिल को हमने इंडोर्स कर दिया। एक थ्योरी क्वेश्चन आता है, पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसका आंसर आपको लिखना है, कितनी पार्टीज होती हैं, 3 पार्टीज। कौन कौन, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है, 3 पार्टीज। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी। अकाउंटिंग की बात करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, इसमें 4 डिफरेंट केसेस आपको मेरे साथ पढ़ने हैं, बड़ी डिटेल में सारी डिस्कशन होगी। आइए, केस 1, इफ बिल इज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी। इफ बिल इज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी। अब ये क्या है, बिल इज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी। मिस्टर ए ने सेल करी मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने फिर बिल ड्रॉ किया जिसे मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया। तो इनके लिए क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। सपोज ये जो बिल ड्रॉ किया इसकी ड्यूरेशन 3 महीने की है। इस केस के अंदर मिस्टर ए अगर 3 महीने तक बिल को अपने पास रखते हैं और ड्यू डेट पर जाकर मिस्टर बी के सामने वो प्रेजेंट करते हैं और मिस्टर बी पेमेंट करते हैं, तो उसको बोला जाएगा बिल इज रिटेन्ड। मतलब ए ने अपने पास बिल रखा कब तक, मैच्योरिटी तक। ठीक है, चलिए अब इसमें एक एक करके क्या क्या एंट्रीज हो सकती हैं। नीचे एक चीज और लिख लीजिए, ऑन ड्यू डेट मिस्टर ए will ask for payment from Mr. B। ऑन ड्यू डेट मिस्टर ए पेमेंट मांगेंगे किससे, मिस्टर बी से। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बुक्स हैं यहाँ पर मिस्टर ए की, और बुक्स हैं मिस्टर बी की। मिस्टर बी कौन है यहाँ पर, सर ड्रॉई, याद है। और मिस्टर ए कौन है बेटा, सर मिस्टर ए हैं ड्रॉअर। ठीक है, चलिए अब मिस्टर ए ड्रॉअर हैं, बिल इन्होंने सबसे पहले इन्होंने सेल करी, तो क्या एंट्री डालेंगे, बी डेबिट टू सेल्स, क्रेडिट सेल करी, यस और नो। अब बी की जगह मैं यहाँ पर बेटर यूज करता हूँ डेटर टू सेल्स, और बी के लिए ए कौन है, क्रेडिटर, और इन्होंने परचेज करी है, तो ये क्या एंट्री डालेंगे, ड्रॉई परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। समझ में आई बात। अब इसके बाद ये तो एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज एंट्री हो गई।
व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड, जब बिल एक्सेप्ट हुआ, ड्रॉन हुआ तब नहीं, ड्रॉन हुआ तो वो ड्राफ्ट ही है, जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो इनके लिए क्या बन जाएगा, BR, और इनके लिए क्या बन जाएगा, BR मतलब बिल्स रिसीवेबल, और ड्रॉई के लिए क्या बन जाएगा, BP, दैट इज बिल्स पेबल। अब इनके लिए बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल इज एन असेट, क्या होता है वो, असेट, असेट बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट, तो इन्होंने क्या किया, बिल रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, और ये जो डेटर सब बुक्स में दिखा रखे थे इसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि डेटर की जगह हमारे पास क्या आ चुका है, बिल्स रिसीवेबल। तो ये हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमारे असेट बढ़ रहे हैं, और ये हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि एक असेट हमारा कम हो रहा है। सेम वे इनके लिए अगर देखा जाए तो एज ए लायबिलिटी क्रेडिटर इनके ख़त्म हो गए, बट उसकी जगह जो इनकी लायबिलिटी बन गई वो क्या बन गए बेटा, बिल्स पेबल। ये लायबिलिटी खत्म हो गई और ये लायबिलिटी आ गई, बात समझ में आ गया। अब ऑन ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आएगी, अब देखो ड्यू डेट पर दो चीजें होंगी। केस ए, मिस ड्रॉई पेड द अमाउंट, ड्रॉई ने अमाउंट पे कर दिया, अब ड्रॉई ने अगर अमाउंट पे कर दिया तो ए के पास, ड्रॉअर के पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और जो बिल इनके पास था BR, अब वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट आ चुकी है। तो 2 बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो ये डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि एसेट बढ़ गए, और ये इसलिए हुआ क्योंकि एसेट कम हो गए, तो हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब पेमेंट की है इन्होंने, ड्रॉई ने, तो इनका कैश क्या हो गया, कम हो गया, बट एट द सेम टाइम इनकी जो लायबिलिटी थी बिल्स पेबल, वो भी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर टू कैश मतलब असेट क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ पर जो लायबिलिटी है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। समझ में आई बात। बट मेन प्रॉब्लम आती है केस बी, ड्रॉई रिफ्यूज्ड टू मेक द पेमेंट, ड्रॉई ने पेमेंट नहीं करी, ड्रॉई रिफ्यूज्ड टू मेक द पेमेंट। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, जरा ध्यान से समझें। ड्रॉई ने अगर पेमेंट नहीं करी तो क्या होगा, ध्यान से समझो। मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास क्या था, बिल्स रिसीवेबल है, मिस्टर बी के पास क्या है, बिल्स पेबल है, ठीक है। अब ड्यू डेट पर ये इनके पास गए, भाई पेमेंट कर दो, मिस्टर बी ने पेमेंट देने से मना कर दी, तो मिस्टर ए कहाँ जाएंगे, कोर्ट में लीगल एक्शन लेंगे, किसके खिलाफ, मिस्टर बी के खिलाफ। अब ध्यान से समझना, मिस्टर ए कोर्ट में गए, बोला जी जज साहब मिस्टर बी मेरी पेमेंट नहीं कर रहे, मिस्टर बी ने कहा जनाब मैं तो पेमेंट करने के लिए तैयार था, मिस्टर ए मेरे पास आए नहीं। अब मिस्टर ए के पास कोई एविडेंस है कि वो बी के पास पेमेंट मांगने गए थे, उल्टा जज साहब ने मिस्टर ए की डांट लगा दी कि आप कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप पेमेंट मांगने नहीं गए तो मिस्टर बी पैसे पेमेंट देंगे, आप उनकी इमेज खराब कर रहे हो, और उल्टा मिस्टर ए को बोल दिया फाइन दो। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला कि जो मिस्टर बी यहाँ झूठ बोल रहे हैं कि मिस्टर ए पेमेंट मांगने ही नहीं आए थे, इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। तो एक उसका कॉन्सेप्ट आया नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक के अंदर क्या है, ध्यान से समझिए। ए बी के पास गए फॉर पेमेंट, बी ने पेमेंट देने से मना कर दिया, तो ए क्या करते हैं, नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं और वहां पर स्टैम्प चार्जेस
पे करते हैं। स्टैम्प चार्जेस पे करना क्या होता है, एक तरह का बेसिकली हम उसे नोटिंग चार्जेस भी बोलते हैं। वो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैम्प लगवा दी जाती है, एक स्टैम्प लग जाती है गवर्नमेंट की ऑफिशियल, कि उस दिन मिस्टर ए उस प्लेस पर थे, उस जगह पर थे और वो मिस्टर बी से पेमेंट मांगने गए थे। मतलब वो एक स्टैम्प लगवाना इज सफिशिएंट टू प्रूव इन द कोर्ट कि मिस्टर ए उस दिन उस लोकेशन पर अवेलेबल थे। नोटरी पब्लिक जनरली कोर्ट्स के आगे होते हैं, आपने देखा होगा, छतरी वाले जो लॉयर्स होते हैं, छतरी डाल के मतलब कोर्ट के आगे आपने देखा होगा। तो वो स्टैम्प ड्यूटी वहाँ पर आप पे करते हो, जिसको आप नोटिंग चार्जेस बोलते हो। तो बेसिकली अगर ए को पेमेंट ड्यू डेट पर बी से नहीं मिलती है तो उस केस के अंदर ए क्या करेगा भाई, सीधी सी बात है, कोर्ट के अंदर नोटिंग चार्जेस पे कर देंगे, स्टैम्प चार्जेस पे कर देंगे। दैट विल बिकम द लीगल एविडेंस कि ए ने बी से पेमेंट मांगी थी, बी ने पेमेंट नहीं दी। अब आपके मन में आ सकता है सर ए बी पे जाए ना और सीधे नोटरी पब्लिक पे पहुंच जाए। यार थोड़ा सा फेक बन जाता है, क्योंकि पेमेंट पैसे जिस पे आने हैं उसे पैसों से ज़्यादा प्यार है, वो ऐसे झूठ क्यों बोलेगा। आप समझ सकते हो मेरी इस बात को। तो फेक बनना इसमें थोड़े से चांसेस कम है। अच्छा, ये जो भी नोटिंग चार्जेस पे करेंगे कौन, ए, किसको, बी को। एक बात ध्यान रखिए, नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय, noting charges are paid by drawer but recoverable from drawee। बट वो जो हैं वो रिकवरेबल हैं किससे, ड्रॉई से। अब रिकवरेबल हैं ड्रॉई से, इसका मतलब क्या है, रिकवरेबल हैं ड्रॉई से इसका मतलब ये है कि ड्रॉर ने ए ने एक बार अपने आप से पे तो कर दिए, बट वो सारा अमाउंट बी से रिकवर करेगा। अब मैं इसको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा। देखिए जरा, यहाँ पर एंट्री क्या होगी, सबसे पहले बी आर खत्म हो गया इनका, यस और नो, बी आर इनका खत्म हो गया, इनको नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े एक तरफ से, तो टू कैश इन्होंने कर दिया। ये टू कैश किस लिए किया है, फॉर नोटिंग चार्जेस। और ये सारा का सारा अमाउंट वो रिकवर करेंगे किससे, बी से, जो इनका दोबारा से क्या बन गया, डेटर बन गया। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनके बिल्स पेबल खत्म हो गए, इस वजह से नहीं कि इन्होंने पेमेंट कर दी, इस वजह से क्योंकि इन्होंने पेमेंट नहीं करी, बेसिकली वो बिल जो है डिसऑनर हो गया। क्या हो गया, डिसऑनर। अगर पेमेंट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ऑनर ऑफ बिल, बट अगर पेमेंट नहीं होती तो क्या बोलते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल। तो बिल्स पेबल डेबिट, समझ में आया। अब नोटिंग चार्जेस भी इनको पे करने पड़ेंगे, तो बेसिकली वो इनके लिए क्या है, एक्सपेंस है, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू, ये सारा का सारा अमाउंट इनको पे करना है अपने क्रेडिटर को। समझ में आई बात। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं जिसमें सारी बातें कवर अप की जाएंगी। चलिए, ए सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू बी, ठीक है। ए draws the bill which is accepted by जिसको एक्सेप्ट कर लिया किसने, बी ने, ठीक है। अब ऑन ड्यू डेट पर केस 1 पेमेंट इज रिसीव्ड, केस 2 bill gets dishonored and noting charges paid ₹500, नोटिंग चार्जेस आए 500 रुपये, ठीक है। अब ये दो सिचुएशन है, दोनों में हम एक एक करके जर्नल एंट्री करते हैं। तो केस 1 के मैं जर्नल कर रहा हूं।
बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी। सबसे पहले अगर आप देखें तो ए ने गुड्स सेल आउट किए, क्या एंट्री होगी? बी डेबिट टू सेल्स, कितने से? 20,000। बी ने क्या किए? परचेज किए, तो क्या एंट्री होगी? परचेज डेबिट टू ए अकाउंट, कितना? 20,000। ए ने बिल ड्रॉ किया जिसे बी ने एक्सेप्ट किया, तो ए क्या एंट्री करेगा? बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू, हाँ जी, बी अकाउंट, और वहाँ क्या एंट्री होगी? ए डेबिट टू बिल्स पेबल, कितने से? 20,000। यहाँ भी 20,000। अब केस 1, पेमेंट रिसीव हो गई, तो बैंक अकाउंट टू बिल रिसीवेबल, कितना? 20,000। और इन्होंने पेमेंट करी तो क्या होगा? बिल्स पेबल टू बैंक, कितना? 20,000। बट अगर पेमेंट नहीं हुई, बिल डिसऑनर हो गया, तो क्या होगा बताओ? सर उस केस में बी जो है वो दोबारा से डेटर बन जाएगा, बी आर ख़त्म हो गया, 20,000, और नोटिंग चार्जेस जो पे हुए कितने? 500। तो जो हम बी से टोटल वसूली करेंगे वो 20,500। जबकि इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? बिल्स पेबल खत्म, कितना? 20,000। नोटिंग चार्जेस कितने हैं? 500 टू ए, कितने पेमेंट करनी पड़ेगी? 20,500। तो ये था आपका केस 1, जिसके अंदर बिल जो है ड्रॉअर अपने पास रखता है मैच्योरिटी तक। उस केस में पेमेंट होती है तो क्या होगा, डिसऑनर ऑफ बिल होता है तो क्या होगा। दोनों सिचुएशंस मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब बात करते हैं केस 2 की। बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। आजकल काफ़ी सारे बैंक्स बिजनेस को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसको हम फैक्टरिंग सर्विस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टरिंग सर्विस, जिसके अंदर बैंक कहता है कि आप अपने बिल हमें भेज दीजिए, या फैक्टरिंग तो नहीं कहो आप, इसे ज़्यादा बेटर है, आप इसे एजेंट सर्विस को, एजेंसी सर्विसेज। बैंक इसमें क्या कहता है, फैक्टरिंग का मैं भी डिस्काउंट में बताता हूँ आपको, थोड़ा सा गलत निकल गया ये। एजेंसी सर्विसेज में क्या होता है, बैंक जो है अपने कस्टमर को बोलता है आप हमारे पास सारे बिल भेज दीजिए, ये हमारी ड्यूटी है कि ड्यू डेट पर हम आपके क्लाइंट से जाके पैसा रिकवर कर लेंगे। तो उस केस के अंदर देखिए पहली एंट्रीज वही रहेंगी, बुक्स ऑफ ड्रॉअर, बहुत सिंपल केस है ये, बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉअर ने सेल करी, क्या एंट्री करेंगे, डेटर टू, डेटर डेबिट टू सेल्स, ये क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू
क्रेडिटर। अब इन्होंने बिल ड्रॉ किया तो ये एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल टू डेटर। इन्होंने बिल एक्सेप्ट किया तो यहाँ एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर डेबिट टू बिल्स पेबल। अब ये अपने बिल को बैंक भेजेंगे फॉर कलेक्शन। कौन, ड्रॉर। तो ड्रॉर, चलो मैं यही कर देता हूँ, ड्रॉर जब बिल कलेक्शन के लिए भेजेगा तो एंट्री डाल देगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन और BR इनके पास से चला गया, जबकि इससे ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई। सिर्फ जब ड्रॉर ने भेजा तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन, क्योंकि बिल चला गया और BR खत्म कर दिया बुक से। अब पैसे मिलेंगे ऑन ड्यू डेट। क्या होगा, केस ए बिल इज ऑनर्ड। अगर बिल ऑनर्ड हो गया तो आपको पेमेंट मिल गई। इसका मतलब पेमेंट आपको नहीं मिलेगी, पेमेंट बैंक को मिलेगी, जो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इन्होंने पेमेंट करी है तो इनका बिल्स पेबल खत्म हो गया। बिल्स पेबल डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी इन्होंने किया। बट अगर बिल डिसऑनर्ड हो गया, बिल जो है वो डिसऑनर्ड हो गया, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, तो इस केस के अंदर वो हमारे से दोबारा डेटर बन जाएगा टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बट बैंक जो है अपनी तरफ से एक बार नोटिंग चार्जेस पे करेगा, जो वो आपके बैंक अकाउंट से कम कर लेगा, और ये सारा अमाउंट आप अपने डेटर से लोगे। ये टू बैंक आपने क्या किया है, नोटिंग चार्जेस। बट यहाँ पर इस केस में क्या एंट्री होगी, यहाँ पर आप देखोगे चारों केस में सेम एंट्री होगी। बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस इनके लिए एक्सपेंस हैं, डेबिट टू दोबारा से क्या क्रिएट हो गए, क्रेडिटर। बात समझ में आई। एक क्वेश्चन से जरा समझते हैं। A sold goods of ₹50,000 to B and draws the bill accepted by B, जिसे B ने एक्सेप्ट कर लिया। On due date, sorry, bill is sent for collection to bank. On due date, bill gets dishonored. And noting charges paid ₹200। हाँ जी, एक ही बुक्स में सेल करिए। क्या एंट्री होगी, पहले B2
सेल्स कितने से, 50,000 50,000। बी की बुक्स में क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, कितना, 50। इसके बाद बी आर डेबिट टू बी, 50। यहाँ पर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कितना, 50। अब बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया तो क्या होगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बी आर, 50,000। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई एंट्री नहीं होगी। अब ड्यू डेट पे वो डिसऑनर हो गया तो बी जो है वो दोबारा से डेटर बन गए 50,200 से, क्योंकि 200 नोटिंग चार्जेस भी गए हैं ना। बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू, बैंक ने आपके अकाउंट से कितने उड़ा दिए होंगे जो उसने नोटिंग चार्जेस पे किए, 50, और ये आपका 200। यह एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल डेबिट 50, नोटिंग चार्जेस कितने से, 200, और ये सारे अमाउंट वो किससे रिकवर करेंगे, ए से, सॉरी पे करेंगे किसको, ए को, 50,200। तो आपने देखा किस तरीके से हम इसकी सारी एंट्रीज करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग का पोर्शन गड़बड़ हो गया, ठीक है जी। तो ये आपने 2 केसेस मेरे से डिस्कस किए, लेटर ऑन हम बाकी केसेस पे अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट escholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें escholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करने जा रहे हैं केस 3, ठीक है जी। तो उससे पहले वो 2 केसेस एक बार रिवाइज भी कर लो, ज़्यादा बेटर है बेटा। केस नंबर 3 के अंदर क्या होगा, केस 3 इज बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक से हम बिल को डिस्काउंट करवाते हैं। अब बैंक से बिल डिस्काउंट करवाने का मतलब क्या होता है, पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2 उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है, दोनों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ध्यान से देखिए, अभी तक की वही कहानी, मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने क्रेडिट सेल करी थी किसको, मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी को जब क्रेडिट सेल करी, फिर ए ने बिल बना के भेजा बी को, बी ने एक्सेप्ट किया, तो ए के लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया और बी के लिए क्या हो गया, बिल्स पेबल हो गया। हाँ या ना, यही कहानी थी हमारी। नाउ लेट अस अज्यूम कि जो बिल था दैट वाज ऑफ ₹10,000, ठीक है। अब मिस्टर ए को इमीडिएटली कैश की रिक्वायरमेंट है, और ये जो बी आर है, सपोज ये है हमारा 3 months का, ठीक है, एंड मिस्टर ए इज एन इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। मिस्टर ए इज एन इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। तो अब मिस्टर ए के पास एक ऑप्शन होता है, वो क्या, मिस्टर ए हैज ऑप्शन
to get the bill discounted from बैंक। अब बिल डिस्काउंट करवाना हुआ क्या फिर ये देखिए, इसके अंदर क्या होगा, मिस्टर ए जो है अपने बैंक को अप्रोच करेंगे, मिस्टर ए अपने बैंक को अप्रोच करेंगे, बैंक जो है उनसे वो बिल ले लेगा और कुछ चार्जेस काट कर उनकी पेमेंट कर देगा। बैंक विल मेक द immediate payment to A on behalf of bill। ठीक है, after deducting certain charges, कुछ चार्जेस काटने के बाद, नोन एज, जिसको हम बोलेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस। ये सारी थियरी नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। अब कैसे, ध्यान से देखिए, सपोज बैंक के पास जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं वो हैं 18%। डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक के हैं 18% पर एनम। तो उस केस के अंदर जो बैंक अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस लगाएगा बेटा, वो कैसे लगाएगा, ध्यान से देखो। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ बिल, 10,000 एट द रेट ऑफ 18%, एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ बिल, 3/12। देखो, बैंक जो है वो 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वाई सो बैंक 3 महीने का इंटरेस्ट क्यों चार्ज करेगा बताओ? अरे भाई, बैंक को तो 3 महीने बाद पेमेंट मिल ही जाएगी ना ड्रॉई से, येस और नो। तो इन दिस केस बैंक विल चार्ज द इंटरेस्ट ऑफ 3 months। सो 0, 0, 3, 4, so here 1800 by 4 comes out to be your 450। so bank will make the discounting charges of 450। ठीक है, तो मिस्टर ए का भी काम हो गया और बैंक को भी बेनिफिट हो गया, 450 रुपीज की इनकम हो गई। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी, ध्यान से देखिए। बुक्स ऑफ ड्रॉअर, ड्रॉअर कौन है यहां पर, हमारे मिस्टर ए। ठीक है, उसके बाद इधर मैंने ली बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई कौन है बेटा, अरे बोलो, हाँ कौन है, बी। ठीक है, बुक्स ऑफ ड्रॉअर, बुक्स ऑफ ड्रॉई। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले एट द टाइम ऑफ सेल की एंट्री ए ने क्या करी होगी बताओ, बोला करो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। वेरी गुड, बी डेबिट टू सेल्स, बहुत बढ़िया। अच्छा, बी को डेबिट क्यों किया, ओके, क्रेडिट, बी जो है वो डेटर है, वेरी गुड। और सेल्स को क्रेडिट क्यों किया, अच्छा इनकम है। अच्छा, इन्होंने एट द टाइम ऑफ परचेज क्या एंट्री डाली होगी बेटा, एट द टाइम ऑफ परचेज इन्होंने एंट्री डाली होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, परचेजेस इज एक्सपेंस एंड ए कौन है, क्रेडिटर। गुड। अब फॉर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, तो क्या एंट्री हुई होगी दोनों साइड बताओ, अरे बता दो भाई, क्यों नाराज हो रहे हो, क्या बिल्स रिसीवेबल, अरे सिखा चुका है यार, सारा सिखा चुका हूं पहले 2 पार्ट्स में।
बिल्स रिसीवेबल टू, हाँ जी, बी दैट इज डेटर, खत्म हो गया। और यहां पर क्या एंट्री होगी बताओ? ए जो हमारे क्रेडिटर है वो खत्म हो गए, बुक्स में खत्म हो गए, टू बिल्स पेबल। तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये दोनों चीजें हमें समझ में आ गई। अब फॉर बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंट करवाया उसकी एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। भाई ए के पास तो पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट आया ना, पक्का। उसके बाद सारा पैसा थोड़ी ना आया, बैंक ने तो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी काटे ना। तो जो बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस काटे हैं वो क्या है? एक्सपेंस है। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस हमने क्या कर दिए? डेबिट कर दिए, ठीक है। और बिल हमारा अब खत्म हो गया, हमारे पास नहीं है, तो टू बिल्स रिसीवेबल। समझ में आया? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल। जबकि इस चीज की हम कोई भी एंट्री मिस्टर बी की बुक्स में, ड्रॉई की बुक्स में नहीं करेंगे। अरे ड्रॉई को उससे क्या मतलब बताओ भाई, हैं? ए ने बिल डिस्काउंट करवाया, ए को पेमेंट आई है, बी को क्या उससे कुछ लेना देना? बी को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ऑन ड्यू डेट, पहले अच्छी बातें करते हैं कि बिल ऑनर हो गया, ठीक है ना। हाँ, बिल इज ऑनर्ड, ऑनर्ड हो गया मतलब पेमेंट हो गई, बहुत बढ़िया। अच्छे से पढ़ाई करो भाई। बिल जो है वो ऑनर हो गया। बेटा बिल ऑनर हो गया तो इसके लिए क्या होगा? अरे इस एक कोई एंट्री थोड़ी ना करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ? क्योंकि अगर बिल ऑनर हो गया तो हु विल गेट द अमाउंट? बैंक विल रिसीव द अमाउंट, बैंक अपने पास रखेगा। ए को तो पहले ही पैसा मिल चुका है, तो वाई ए विल रिकॉर्ड द एंट्री फॉर दिस? नहीं आया? पक्का आ गया? श्योर? चलो आगे बढ़ता हूँ। नहीं आया तो पॉज करके दोबारा देखो फिर। और यहां पर इनको पेमेंट करनी पड़ी तो इनका बिल्स खत्म हो गए, बिल्स पेबल डेबिट टू क्रेडिटर। कौन था? ए, ठीक है बेटा। बट अगर गंदी बात हुई, दैट इज बिल इज डिसऑनर्ड, जो बिल है वो डिसऑनर हो गया। अब देखो, अब आएगी शामत। बिल डिसऑनर हुआ, क्या होगा? बिल डिसऑनर होने से एक तो सबसे पहले ये जो मिस्टर पी है ये हमारे दोबारा से डेटर बन जाएंगे। देखो बिल डिसऑनर होगा तो होगा क्या? ए ने बैंक को, समझना जरा पूरा प्रोसेस, बिल दे दिया था कि संभालो, बिल डिस्काउंट करवाया था, तो बिल किसके पास था? बैंक के पास। बैंक गए किसके पास? बी के पास। किस ले गया? फॉर पेमेंट, ठीक है। अब बी ने क्या कर दिया? रिफ्यूज, दफा हो जाओ, हमारे पास पेमेंट नहीं है। तो बैंक क्या करेगा? सबसे पहले, क्योंकि बिल जो है वो बैंक के पास है, बैंक उसी दिन जाके क्या पे करेगा बताओ? बहुत ही बढ़िया, क्या पे करेगा? नोटिंग चार्जेस पे करेगा, ठीक है। और उसके बाद एंटायर अमाउंट, मैंने क्या बोला? एंटायर अमाउंट। जब मैं बात कर रहा हूं एंटायर अमाउंट की, तो एंटायर अमाउंट का मतलब है अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। ये एंटायर अमाउंट, ये सारा का सारा अमाउंट जो है बैंक जो वो है वो चार्ज कर लेगा किससे?
ए से बैंक विल चार्ज फ्रॉम ए। अरे बैंक अपनी जेब से थोड़ी ना दे रहा भाई, सबसे बड़ी चीज। और आपके मन में जो यहाँ पर डाउट आता है वो पता है क्या आता है, सर अमाउंट ऑफ बिल तो 10,000 था, ठीक है, से नोटिंग चार्जेस 100 थे, तो क्या बैंक 10,000 100 रुपये लेगा? जबकि बैंक ने तो हमें सारे पैसे दिए ही नहीं थे, बैंक ने तो अपना 450 का डिस्काउंट चार्ज काटा था। भाई बैंक ने हमको कितना दिया था बताओ, 10,000 माइनस 450, जब हम बैंक ने हमें दिया कितना था, 9,550 रुपये। तो अब बैंक हमसे पूरा 10,000 प्लस 100 काटेगा। जी हाँ, 10,000 प्लस 100 लेगा, क्योंकि वो जो 450 आपके चार्जेस कटे थे वो तो बेटा अर्ली पेमेंट के थे। किसके थे? अर्ली पेमेंट के। उसका बेनिफिट आप ऑलरेडी उठा चुके हैं। अब तो बैंक को पूरा 10,000 ही आपसे लेना है। और सब कुछ छोड़ो यार, इतना मैं कॉम्प्लिकेटेड क्यों समझा रहा हूँ आपको। सबसे बड़ी बात बताओ, बैंक अगर बी के पास जाता तो बैंक को बी से कितने मिलते? 10,000 ना। बी ने नहीं दिए तो वो पेमेंट किससे ले लेगा? वो ए से ले लेगा, प्लस क्या लेगा? नोटिंग चार्जेस। एंड ए जो है वो ये पैसा किससे लेगा? ए विल रिकवर फ्रॉम बी। तो पूरी अगर कहानी को मैं समझूं तो सबसे पहले तो फटका लग गया हमारे मिस्टर ए को, हाईलाइट हो गए, इनकी जेब से चले गए कितने? पूरे 10,000 100 रुपये। तो आप ध्यान से समझो, यहां मैंने एंट्री क्या करी, बी को तो इन्होंने बना लिया डेटर। डेटर डेबिट, डेटर कौन है यहां पर? बी, ठीक है। और बैंक ने इनका बैंक बैलेंस उड़ा दिया। कितना उड़ा दिया? 10,000 100 रुपये। और ये जो बैंक वाली एंट्री हुई है इसमें क्या है बताओ? इसके अंदर है अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। क्या है इसके अंदर? अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेता हूं और अच्छा समझ में आएगा। और यहां पर मिस्टर बी क्या एंट्री करने वाले हैं? मिस्टर बी कहेंगे कि भैया एक तो हुआ बिल्स पेबल खत्म, इसलिए नहीं खत्म हुआ क्योंकि पेमेंट कर दी, इसलिए खत्म क्योंकि पेमेंट करी ही नहीं। दूसरा, ही विल बुक द एक्सपेंस दैट इज द नोटिंग चार्जेस। याद आ रहा है कुछ? बहुत बढ़िया। उसके बाद हाँ जी, नोटिंग चार्जेस। इसके बाद ये सारा पैसा इन्होंने देना है अपने क्रेडिटर को। क्रेडिटर कौन है? ए। तो ये एंट्री करेंगे। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप ये सारा एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बाद में समझने में हेल्प होगी। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, उसको करते हैं। Mr. A sold goods to Mr. B for rupees 20,000. Mr. A drawn bill of 3 months accepted by B. Mr. A get the bill discounted at 10% per annum. On due date, bill get dishonored and noting charges being 500 charged by bank. Past journal entries. दोनों की बुक्स में करनी है हमें। तो बुक्स ऑफ मिस्टर ए एंड बुक्स ऑफ बी। ठीक है बेटा, आओ जरा फटाफट देखते हैं। आप साथ साथ अपने आप करते रहो। गुड्स बेचे 20,000 रुपए के, तो बी डेबिट टू सेल्स, हाउ मच इट विल अमाउंट? यस, एब्सोल्युटली राइट, दिस विल बी 20,000। 20,000। बी ने गुड्स परचेज करे, सो हियर इट विल बी परचेज अकाउंट डेबिट to A account, that is 20,000. 20,000. Now the bill is drawn, so here it will be bills receivable debit to B account 20,000. 20,000. Here it will be A debit
to bills payable 20,000 ठीक है. Thereafter if you will see bill is discounted at the rate of 10%. So what will be the discounting charges? 20,000, 10%, 2,000, 3 months. This will be 500. So how much amount A will receive? Bank account debit 19,500. अब डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालिए. 500 आ रहा होगा. डिस्काउंटिंग चार्जेस 500. अच्छा निकाल के दिखा देता हूँ. नहीं आ रहा 500. आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो भी निकाल के भी दिखा देते हैं. और यहाँ पर आपका 20,000 हेयर एंट्री. चलिए डिस्काउंटिंग चार्जेस रफली निकाल दो. 20,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स. ठीक है. सो 20,000 10% इंटू 3/12 500. ठीक है. ये लो. First entry, second entry, third entry. Here only first, second, third is the no entry. Thereafter bill get dishonored. 500 charges लग गए. So the entire amount will be charged from B. और बैंक ने A की बैंड बजा दी, उसका बैंक बैलेंस कम कर दिया. कितना? 20,000 का बिल और 500 रुपये नोटिंग चार्जेस. तो 20,500. 20,500. You're getting this. This is the amount of bill. Good. And this is the noting charges. Very good. Amount of bill, noting charges. Here, what entry B will record? Bills payable debit. How much? 20,000. Thereafter noting charges debit कितने? 502. अब यहाँ आएगा 20,500. किसके नाम से? ए. क्यों? क्योंकि वो हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर. तो आपने देखा किस तरीके से हमने ये केस अपना कंप्लीट किया. दैट इज बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक. तो लास्ट केस. खुश हो? चलो ध्यान से देखते हैं. ए ने अगेन वही हमारे मिस्टर ए, उसके बाद मिस्टर बी. ए ने क्रेडिट सेल करी. किसको? बी को. ए के पास बी आर आया. वही एग्जाम्पल सुन के पक गए हो इसलिए जल्दी लिख रहा हूँ. बिल्स पेबल आया और सपोज इसका अमाउंट चेंज कर दो इस बार. चलो 15,000 कर दिया. ठीक है. और ड्यूरेशन ऑफ बिल है से 3 मंथ्स. यहां तक वही हमारा पुराना एग्जाम्पल है. ठीक है. अब मिस्टर ए को पेमेंट करनी है मिस्टर सी को. मैंने क्या बोला? ए हैज टू पे द अमाउंट टू मिस्टर B. Sorry, Mr. C. A has to pay the amount to Mr. C. तो A ने क्या किया? Mr. A transferred the bills receivable to Mr. C. A ने जो है वो बिल जो है ट्रांसफर कर दिया किसको? मिस्टर सी को. कि ऑन ड्यू डेट आप जाकर बी से पेमेंट ले लेना. एंड दिस ट्रांसफर ऑफ पी आर इज नथिंग बट द इंडोर्समेंट. इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इंडोर्समेंट. ए ने सी को बिल ट्रांसफर कर दिया. ठीक है. और ये जो बिल ट्रांसफर किया इसको मैंने क्या नाम दिया? इंडोर्समेंट. अब सी के पास बिल आ चुका है. ऑन ड्यू डेट सी विल अप्रोच बी.
अब दो ही चीज़ें होंगी क्या, या तो बिल ऑनर हो जाएगा, इज्जत से पैसे मिल जाएंगे, या बिल डिसऑनर हो जाएगा। और अगर बिल डिसऑनर हुआ तो उस केस के अंदर क्या होगा, आइए वो भी बात कर लेंगे। पहले यहाँ तक जो है सारी एंट्रीज डिस्कस करते हैं। तो लिख देता हूँ फटाफट वाली एंट्रीज भी। इसमें 3 बुक्स बनेंगी, बुक्स ऑफ ए दैट इज द ड्रॉअर, बुक्स ऑफ बी, आप भी लिख लो सारी साथ साथ ही लिख लो, क्यों वेट कर रहे हो, आता तो है ही आपको भी, ड्रॉई, एंड हेयर आई शुड टेक द बुक्स ऑफ सी ना, ठीक है चलो यहाँ लेता हूँ बुक्स ऑफ सी। Now A will make the sales, A has made the sale, so here it will be B account debit to sales account. B ने purchases, तो B is purchase account debit to A account. Thereafter A ने बिल बनाया तो bills receivable debit to debtor, debtor is B. Thereafter B के लिए क्रेडिटर खत्म हो गए, A डेबिट, और क्या आ जाएगा टू bills payable. You know up to this point all the things. अब मेन बात मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को पता था। फॉर एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट हुई है, बिल किसके पास था, ए के पास, किसके पास चला गया, सी के पास। तो देखो इसमें सबसे पहले आप समझो बी का तो कोई रोल ही नहीं है, बी कहेगा ते नो एंट्री, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ए की एंट्री बुक्स में क्या एंट्री होगी, अरे यार ए का तो बिल खत्म हो गया बेचारे का, हाँ या ना। एट द सेम टाइम ए ने पेमेंट करनी थी सी को, मतलब ए ने पेमेंट करनी थी किसको, सी को। तो सी कौन था ए के लिए, निकम्मो क्रेडिटर हुआ ना। अरे भाई ए ने पेमेंट करनी थी सी को, तो ए के लिए सी कौन हुआ, क्रेडिटर हुआ। वेरी गुड, तो क्रेडिटर खत्म हो गए तो डेबिट कर देंगे। तो यहां पर एंट्री होगी क्या, क्रेडिटर डेबिट, क्रेडिटर हियर इज सी, और इनका बिल भी खत्म हो गया, अब बिल पे इनका अधिकार खत्म हो चुका है, टू बी आर। सो होपफुली आर गेटिंग द एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, एंड सी की बुक्स में सी को बिल मिला है, बहुत खुश है, चेहरे पे मुस्कान है, बिल रिसीवेबल डेबिट, और ए कौन था, डेटर, वो खत्म हो गए। अभी मैं डेटर ही लिखता हूं, टू डेटर, ब्रैकेट में ए लिख देता हूं, ठीक है। आपको मेरी बातें होपफुली समझ में आ रही हैं। सी को हम बुक्स ऑफ इंडोर्स सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ए का एक और रोल आ गया है अपार्ट फ्रॉम ड्रॉअर, इंडोर्सर। देखिए यहाँ पर जो पर्सन बिल ट्रांसफर करता है, दो डेफिनेशन लिख लीजिए, इंडोर्सर, पर्सन हु ट्रांसफर द बिल अंडर इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट में जो बिल ट्रांसफर कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडोर्सर, और दूसरे हैं हमारे इंडोर्सी, पर्सन हु रिसीव्स द बिल अंडर एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट के दौरान जिसको बिल, अरे मिलता है यार, है
उसको हम क्या बोलते हैं, इंडोर्सी। तो यहाँ इंडोर्सी और इंडोर्सर हो गए। नाउ ऑन ड्यू डेट, ये बड़ी खतरनाक होती है जी। पैसे मिल जाए तो ठीक है, तो बड़ी लड़ाई हो जाती है नहीं। चलो तो पहले मान लेता हूँ बिल इज, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे स्पेस कम लग रहा है। ऑन ड्यू डेट मैंने माना कि बिल जो है वो ऑनर्ड हो गया, बिल इज ऑनर्ड, और डी है बन जा, नहीं बन रहा यार, अपने आप बना लेना। तो बिल अगर ऑनर हो गया तो ए क्या करेगा, ए कहेगा ना मेरे पास कुछ आया हो ना मेरे पास से कुछ गया, ते फॉरगेट मी, भूले जाओ हैं। बी कहेगा जी पेमेंट करिए पूरी गिन के नगद, तो एक तो बिल को हटाओ, ख़त्म करो, बिल्स पेबल डेबिट टू कैश या बैंक, जैसे भी करिए, ठीक है। और ते सी पाजी साढ़े, अच्छा सी पाजी के लिए स्पेस नहीं बचा, इतने कर दूं, सी को पेमेंट मिली है तो कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और बिल रिसीवेबल उनके पास से ख़त्म हो जाएगा, हाँ या ना। ये एंट्री हमने करी किसकी बुक्स में, ए, ये बुक्स ऑफ बी और ये बुक्स ऑफ सी। अच्छा ए से कोई नाराजगी है, उसका नाम नहीं लिखा, चलो। बट अगर बिल हो गया डिसऑनर्ड, ये है सबसे अच्छी सिचुएशन, सबसे बेहतरीन सिचुएशन जितने भी अभी तक आपने पढ़े हैं केसेस, उसमें यही है, बड़े ध्यान से समझो। बिल हो गया डिसऑनर, ते किथे गए सी पाजी, इत्थे ते सी पाजी गए, बिल ऑनर तो हो गया, वो तो कोई दिक्कत नहीं, अब डिसऑनर हो गया तो सी क्या करेंगे, सबसे पहले अगर बिल डिसऑनर हो गया तो सी विल पे द नोटिंग चार्जेस इन केस बिल गेट्स, बिल गेट्स डिसऑनर। तो क्या होगा, सी विल पे द नोटिंग चार्जेस, अपनी जेब से पे करेंगे, और ना जी ना, वो लेंगे ए से, एंड ही विल रिकवर द अमाउंट, अमाउंट वो रिकवर करेंगे, किससे करेंगे, फ्रॉम सी, सॉरी क्या कर रहा हूं, सी से रिकवर करेंगे, निकम्मो ए से, फ्रॉम ए से वो अमाउंट रिकवर करेंगे। अब कैसे, ध्यान से देखो, तो पहले सी पाजी को ही पकड़ लेते हैं, आओ जी सी, सी के केस में एक तो भाई साहब का बिल हो गया खत्म, टू बिल्स रिसीवेबल। दूसरी दुख की बात यह है, इन्हें देने पड़ गए नोटिंग चार्जेस टू कैश, और ये सारा अमाउंट वो अपने डेटर से लेंगे, और उनके डेटर कौन है, ए, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, समझ आ रहा है भाई। सी को बी से तो होना मतलब है, सी तो सारा अमाउंट किससे लेगा, ए से, और ये जो कैश लिखा है इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएंगे, और एकदम सही बोल रहा हूं, इसमें आएंगे नोटिंग चार्जेस, ठीक है। और ये जो डेटर का अमाउंट है इसमें क्या आएगा, ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, ये सुनो, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं ए के पास। ए क्या करेगा, ए ने पैसे देने हैं अपने डेटर को,
सॉरी, ए ने अपने पैसे देने हैं किसको? क्रेडिटर को, टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन? सी। ये सुनो, और ए अपनी जेब से थोड़ी ना देगा, ए ने यही पैसा सारा का सारा लेना है अपने डेटर से, जो कि कौन है? बी। और ये जो एंट्री हो रही है डेटर टू क्रेडिटर, ये किससे हो रही है? अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग, एकदम सही बोला आपने, नोटिंग चार्जेस। अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस से डेटर टू क्रेडिटर। Creditor, that is the Mr. C, will take the amount from A and ultimately will recover the amount from A, and A will recover the same from B. A जो है उसी चीज को रिकवर करेगा किससे? B से। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया। और बी एज यूजुअल हर केस में सेम एंट्री, बिल्स पेबल डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू क्रेडिटर। और इत्थे हुंदे क्रेडिटर कौन सी? ए। होपफुली आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। नरेशन क्या लिखनी है? बीइंग द बिल डिसऑनर्ड, बीइंग द बिल ऑनर्ड, बस पहले ही बताया था आपको, सेकंड पार्ट में याद करो, सेम लिखनी है। तो होपफुली आपको ये पूरा किस्सा समझ में आया। चलिए इसको सारा नोट डाउन करिए, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे करके दिखाइए। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे सामने है। राम एक्सेप्टेड बीपी फ्रॉम श्याम। राम ने बेटा एक्सेप्ट किया किससे? श्याम से। तो सबसे पहले बुक्स ऑफ श्याम, दैट इज द इंडोर्सर और यू कैन से ड्रॉअर, है ना। फिर किससे? राम से, तो बुक्स ऑफ राम। थोड़ा सा लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। इसके बाद against goods sold of ₹50,000. श्याम इंडोर्स द बिल टू बलराम, तो बुक्स ऑफ बलराम भी ले लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले गुड्स सोल्ड की क्या एंट्री होगी? राम डेबिट टू सेल्स कितना? 50,000। 50,000। बुक्स ऑफ राम में परचेज डेबिट टू श्याम कितना? 50,000 50,000। गुड। नाउ फॉर बिल। अरे सर, अब तो ये एंट्रीज ऐसे आ रही है ना, आपको सिखा दे हैं? कुछ नहीं होता बेटा, मुझे सिखा देना। अभी नोट करो फटाफट। बिल रिसीवेबल टू राम कितना? 50,000। यहाँ पर श्याम डेबिट टू बिल्स पेबल कितना? 50-50। अब बारी आई इंडोर्समेंट की। तो सबसे पहले राम ने कहा ते भूल जाना मैनू, ते 9 एंट्री। ते श्याम पाजी बलराम डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल कितना? 50,000 50,000। ते बलराम जी को मिल गया बिल, ते हो गए वो खुश, उनका असेट बढ़ गया, ते डेबिट हो गया। बिल रिसीवेबल डेबिट 50,000 टू। अब उन्होंने श्याम को एज ए डेटर रखा होगा अपनी बुक्स में, तो उसे वो क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है।
अब ऑन ड्यू डेट बिल डिसऑनर हो गया, बड़ी गलत बात है, नोटिंग चार्जेस लग गए 1000 रुपये। तो चलिए कुछ नहीं होता, श्याम दोबारा से इनके लिए डेटर बन जाएगा। 2 बिल्स रिसीवेबल ख़त्म हो गए, 50,000 के थे, साथ में इनका कैश भी गया, कितना गया 1000 रुपये, ते 51,000। श्याम डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश। समझ में आ गया यहाँ तक आपका। इसके बाद यहाँ पर आइए, सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं। चलो, बिल्स पेबल डेबिट कितने से 50,000। नोटिंग चार्जेस कितने से 1000। 2 टोटल कितना है 51। और ये किसको देना है, श्याम पाजी को, क्रेडिटर। और इधर बलराम जी को देना है और राम जी से लेना है। कितना, अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस 51,000। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझसे पहले ही क्वेश्चन कर दिया होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है, इसमें ड्रॉई रिक्वेस्ट करता है कि ओल्ड बिल जो है उसे कैंसिल कर दिया जाए और उसके अगेंस्ट एक फ्रेश बिल जो है वो ड्रॉ किया जाए। अब बेसिकली जैसे सपोज मिस्टर ए हैं, उन्होंने बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया था 3 महीने के पीरियड का। ऑन ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले मिस्टर बी जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पुराना बिल है उसको जो है कैंसिल कर दिया जाए और एक फ्रेश बिल जो है ड्रॉ किया जाए फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स या 3 मंथ्स। चलो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए एक नया फ्रेश बिल ड्रॉ किया जाए। क्योंकि अब पीरियड एक्सटेंड हो गया, तो पीरियड एक्सटेंड हो गया तो इस पीरियड के लिए चार्ज किया जाता है क्या, इंटरेस्ट, जो कि ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है और ड्रॉअर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। यस और नो? तो ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। देखिए, ओल्ड बिल की जब रिक्वेस्ट आती है कि उसे कैंसिल कर दिया जाए तो हम उसे ट्रीट करते हैं कि एक तरह से बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और इंटरेस्ट चार्ज करके एक नया बिल जो है वो ड्रॉ कर दिया जाता है। लेकिन इसमें आपको बस केयरफुली ये देखना है कि जो इंटरेस्ट है वो कैश में पे किया गया है या उसे नए बिल के अंदर इंक्लूड किया गया है। मेन चीज जो है आपको ये चेक करनी है पूरे क्वेश्चन के अंदर। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, इसको आप नोट करिए पहले। राधा draws a bill of rupees 3,000 on Shyam for 3 months. On due date, Shyam requested to renew the bill for next 2 months. श्याम ने रिक्वेस्ट करी कि जो बिल है वो 2 महीने के लिए और रिन्यू कर दिया जाए। इंटरेस्ट चार्ज होगा 12% पर एनम से। ऑन ड्यू डेट श्याम पेड द अमाउंट, और ड्यू डेट जब आई श्याम ने अमाउंट पे कर दिया। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राधा एंड श्याम इफ इंटरेस्ट इज पेड इन कैश बाय श्याम ऑन रिन्यूअल। जो इंटरेस्ट है वो श्याम ने कैश में पे किया ऑन रिन्यूअल, और केस 2 है इंटरेस्ट जो है वो बिल अमाउंट में इंक्लूड हुआ। तो दोनों ही सिचुएशंस में हम देखते हैं क्या होगा। देखो, सबसे पहले राधा ने श्याम पे बिल ड्रॉ किया जिसे श्याम ने एक्सेप्ट किया, तो उसकी एंट्री क्या होगी बुक्स ऑफ राधा में, बिल्स रिसीवेबल टू श्याम, यस और नो। और श्याम क्या एंट्री करेगा उसकी, राधा टू बिल्स पेबल, दैट इज 3,000, यस और नो। अब इसके बाद ऑन ड्यू डेट श्याम ने रिक्वेस्ट किया कि जो बिल है उसे रिन्यू कर दिया जाए। अब रिन्यू करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आप डिसऑनर की एंट्री करते हैं कि जो पुराना बिल है उसे कैंसिल करते हैं। तो पुराना बिल खत्म हो जाएगा, BR क्रेडिट, और श्याम जो है वो दोबारा से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर नोटिंग चार्जेस का अमाउंट गिवन होता तो वो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते। सेम वे यहाँ पर बुक्स ऑफ श्याम में बिल्स पेबल टू राधा। अब इंटरेस्ट चार्ज किया गया कितना, 12% पर एनम। ठीक है, तो 3,000 का 12%, और क्योंकि जो बिल रिन्यू करवाया है वो नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए करवाया है,
अगले 2 महीने के लिए करवाया है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो 3000 का 12% इंटू 2/12, दिस कम्स आउट टू बी 60। इंटरेस्ट कितने पीरियड का चार्ज किया जाता है? इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है फॉर द पीरियड, जितना टाइम पीरियड आपने एक्सटेंड करवाया है। ये आप लिख लीजिएगा, चार्ज्ड फॉर द पीरियड फॉर विच बिल हैज बीन एक्सटेंडेड। ठीक है, तो यहाँ हमने 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया। अब 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया तो राधा के लिए तो इनकम है, तो इनटू इंटरेस्ट, और किससे चार्ज किया? श्याम से। ठीक है, सेम वे श्याम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा, और किससे लेना है? राधा से। अब केस 1 जो था उसमें यह था कि इंटरेस्ट इज पेड इन कैश बाय श्याम। तो अगर कैश में पे किया, मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक तो केस 1 हो केस 2 हो दोनों में सेम रहेगा। अब केस 1 ये है कि जो श्याम है उसने इंटरेस्ट कैश में पे कर दिया, इंटरेस्ट का अमाउंट 60 था, तो उसकी आप एंट्री कर देंगे क्या? बैंक टू श्याम की 60 रुपीज़ हमारे पास आ गए। ठीक है, और उसके बाद एक नया बिल ड्रॉ हुआ, ऑब्वियसली वो 3000 का ही होगा क्योंकि इंटरेस्ट कैश में पे कर दिया BR टू श्याम। ठीक है, और ऑन ड्यू डेट इसकी पेमेंट आपको मिल गई, तो बैंक टू बिल्स रिसीवेबल। ये कब है? केस नंबर 1, जब इंटरेस्ट जो है वो कैश में पे किया है श्याम ने ऑन रिन्यूअल। गॉट इट? सेम वे श्याम की बुक्स में क्या होगा? श्याम की बुक्स के अंदर भाई इंटरेस्ट यहाँ एक्सपेंस था, अब कैश में पे किया गया, तो श्याम का कैश बैंक बैलेंस कम हो गया, या कैश कर दीजिए, और राधा डेबिट। नया बिल ड्रॉ हुआ तो राधा टू बिल्स पेबल, और ड्यू डेट पे पेमेंट हो गई, दैट इज बिल्स पेबल टू बैंक। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। कमिंग टू द केस नंबर 2, इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन बिल अमाउंट, मतलब जो इंटरेस्ट है वो कैश में पे नहीं हुआ, वो बिल अमाउंट में इंक्लूड किया गया। तो पहली 3 एंट्रीज तो सेम रहेंगी। केस नंबर 2 में होगा क्या? क्योंकि इंटरेस्ट कैश में पे नहीं किया, तो नया जो बिल ड्रॉ होगा BR टू श्याम, दैट विल बी बिल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो जो बिल अमाउंट था वो कितना था? 60 था, सॉरी 3000 था, और इंटरेस्ट था 60, सो दिस विल बी 3060, और ऑन ड्यू डेट आपको उसकी पेमेंट मिल जाएगी। सेम वे इन द बुक्स ऑफ श्याम क्या होगा केस 2 में? राधा टू बिल्स पेबल 3000 प्लस 60, और BP टू बैंक दैट इज 3060। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वही चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं। इसको एक बार इस इलस्ट्रेशन को पूरा का पूरा आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 ही केसेस में आपको जनरली देखने को मिलते हैं कि इंटरेस्ट या तो कैश में पे हो गया, नहीं तो वो बिल के अमाउंट में इंक्लूड हो गया। ठीक है, फटाफट नोट करिए फास्ट।